हेलो। थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसकी समझ आई है या नहीं? नहीं सर, उसकी समझ नहीं आई हमें। सर क्या मतलब, क्या करना क्या है? करना ये है आप लोगों ने कि उसमें मैं सफ़र 1 मिनट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछ लिया करो, बजाय इसके कि वेट करते रहो और टाइम जो है उसका ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये हमारा प्रॉब्लम है जो मैंने आप लोगों को असाइन किया है। इसमें मैंने फर्स्ट ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व बट इट चेंजेस फ्रॉम फ्रॉम बट इट चेंजेस इट्स फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर अनदर फॉर्म। ये क्या कर रही है, ये सिर्फ एनर्जी जो है कंजर्व होती है, और अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर रही होती है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है इसमें कि थर्मोडायनामिक जो है वो ऑलमोस्ट हर सिस्टम में अप्लाई होता है। तो आप लोगों ने एक हाउस होल्ड अप्लायंस या कोई इक्विपमेंट, घर का कोई भी चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि जहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो अप्लाई होती है, तो आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है कि उस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उस सिस्टम पे किस तरह अप्लाई हो रही है। और फिर आप लोगों ने उसका क्या करना है, एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट यूज्ड इन द डिवाइस इक्विपमेंट अंडर स्टडी रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स के जो अप्लायंस या जो इक्विपमेंट आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है किस तरह, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसमें किस तरह अप्लाई हो रही है। फिर आप लोगों ने उस डिवाइस के इक्वेशन लिखने हैं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, कि किस तरह हीट और वर्क जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है उस सिस्टम में। तो आप लोगों ने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन उसके लिखने हैं। फिर आप लोगों ने उसकी एनर्जी बैलेंस का एक डायग्राम आप लोगों ने स्केच करना है कि एनर्जी बैलेंस का ये डायग्राम जो है ये बन रहा है। और फिर आप लोगों ने उसका क्या करना है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट और प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व है, ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, तो आप लोगों ने एनालाइज करना है ओवरऑल सिस्टम को और उसके सब सिस्टम को। तो अभी जो थर्मोडायनेमिक्स डिवाइसेस है, अभी अगर आप देख ले तो रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के घर पे है। तो अगर आप देख लें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो रेफ्रिजरेटर में अप्लाई होती है। तो आप रेफ्रिजरेटर एज एन एग्जांपल जो है आप इसको ले सकते हैं, और आप वो इक्वेशंस लिख सकते हैं और आप रेफ्रिजरेशन का फिनोमेना जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एयर कंडीशन जो है, तो एयर कंडीशन में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होती है। फिर जो कार है, हमारा गाड़ी का जो कंबस्टन इंजन है, तो उसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नेट नेट इंटरनेट के हेल्प से आप लोगों ने उसका मैकेनिज्म समझना है। कोई भी एक सिस्टम आप लोगों ने, या रेफ्रिजरेटर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, या एयर कंडीशन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, या गाड़ी से आप लोगों ने कंबशन इंजन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों ने ये उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है कि उस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह अप्लाई होती है। उसके इक्वेशंस आप लोगों ने लिखने हैं और आप लोगों ने उसका एनर्जी बैलेंस डायग्राम बनाना है। और फिर आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि वो ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, और जो स्टेट प्रॉपर्टीज़ है तो कौन कौन से स्टेट प्रॉपर्टीज़ उसमें इन्वॉल्व है, कि या मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन है, या एडियाबेटिक है, या आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है। तो जो भी प्रोसेसेस हैं वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं। तो ये ओपन बुक प्रॉब्लम है, और इसे हम कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और इसके जो आंसर्स हैं, तो हर स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आप लोगों ने अपनी मर्जी से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं।
आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज हमने पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने स्टार्ट करना है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है जिसको हमने समझना है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कर रहे हैं कि thermodynamic is concerned with the transformation of energy। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि एनर्जी जो है वो किस तरह ट्रांसफॉर्म करती है। लॉ ऑफ thermodynamics describe the boundaries within which these transformations are observed to occur। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें वो बाउंड्रीज डिफाइन करती है, हमें वो बाउंड्रीज बताती है कि जिनके अंदर हम इनको फर्स्ट और सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिफ्लेक्ट द ऑब्जर्वेशन दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है। एनर्जी ना क्रिएट होती है, ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एनर्जी क्या करती है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिस्ट्रिक्शन क्या थे? फर्स्ट लॉ इम्पोजेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोसेस डायरेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो प्रोसेस के डायरेक्शन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। अभी आप ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट की वजह से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? कि अगर हमें बहुत से प्रोसेसेस ऐसे हैं कि उनमें एनर्जी तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन से दोबारा पहले वाले डायरेक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होती। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डायरेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट हमारे पास क्या था कि Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी। तो ये हमें क्या बता रही है कि एनर्जी जो है वो हीट और वर्क फॉर्म में या ट्रांसफ़र हो रही है, हीट से वर्क में या वर्क से हीट में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन कोई डायरेक्शन की हमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं देती। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड वर्क प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द सेकंड लॉ। इन एनर्जी बैलेंस और फर्स्ट लॉ, बोथ वर्क एंड हीट आर इंक्लूडेड ए सिंपल एडिटिव टर्म्स। हमने क्या किया था कि हमने फ्रॉम 1 to 2 हम क्या करते थे, वर्क को ऐड करते थे, और इसी तरह फ्रॉम 1 to 2 हम क्या करते थे, हम हीट को ऐड करते थे। लेकिन इधर क्या लिखा है कि एनर्जी बैलेंस, हम उसमें क्या कर रहे थे, फर्स्ट लॉ में हम सिंपल एनर्जी बैलेंस करते हैं। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें हम सिंपल एनर्जी बैलेंस करते हैं, और वो हमें क्या प्रोवाइड करती है कि हीट और वर्क की जो एडिटिव टर्म्स है, 1 यूनिट ऑफ हीट ए जूल is equivalent to the same unit of work. This is true with respect to an energy balance. Experience says there is a difference of kind between heat and work. जबकि एक्सपीरियंस हमें क्या बताती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या किया था कि 1 जूल जो है, जो इक्विवेलेंट यूनिट है, 1 यूनिट ऑफ हीट जो है, जो जूल वर्क का यूनिट है, हमने ये क्या कहा था कि अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। और हीट और वर्क अगर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि इसका यूनिट भी एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन एक्सपीरियंस हमें क्या बताती है, एक्सपीरियंस हमें ये बताती है कि हीट एंड वर्क जो है, इनके हीट और वर्क में क्या है, हीट और वर्क में डिफरेंस है, इनके काइंड में डिफरेंस है, ये एक टाइप ऑफ एनर्जी नहीं है। तो
इससे हम क्या कंक्लूजन डिराइव करते हैं? प्रोसेस मस्ट सेटिस्फाई द फर्स्ट लॉ to occur. However, the first law alone does not ensure that the process will actually take place. प्रोसेस के अकर करने के लिए एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अगर अकर होता है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करे। लेकिन अगर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करती है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी इस स्टेटमेंट को समझने के लिए दी है। ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी लेफ्ट इन ए कूलर रूम इवेंचुअली कूल्स ऑफ। अगर एक कप जो है हॉट कॉफ़ी का आप एक कूलर रूम में रखते हैं तो वो कूल कर जाती है। दिस प्रोसेस सेटिस्फाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये प्रोसेस जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करती है क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस बाय द कॉफी इज इक्वल टू द अमाउंट गेन बाय द सराउंडिंग एयर। अगर ये हमारे पास एक 1 कप है और इस कप में हमारे पास एक कॉफ़ी है और इसको हमने एक कूल रूम में इस कॉफ़ी को हमने एक कूल रूम में रख लिया है तो इस कॉफ़ी से क्या करेगी? इस कॉफ़ी से इस कूल रूम की तरफ, ये हॉट है, कूल रूम से हीट इधर आ जाएगी क्योंकि इसका टेम्परेचर हॉट है। तो हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी होता है। तो ये काफ़ी जो है ये कूल कर जाएगी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे कर रही है क्योंकि एनर्जी लॉस बाय द हॉट कॉफी इज इक्वल टू द एनर्जी। माइक माइक जो है सारे गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग मामा। गुड मामूना गुड मामा। तो अगर एनर्जी लॉस बाय कॉफी इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय रूम, तो ये क्या कर रही है? यहाँ पे एनर्जी बैलेंस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या, एनर्जी गेन बाय रूम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी गेन बाय रूम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमें एनर्जी बैलेंस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये जो है ये प्रोसेस जो है, नाउ लेट अस कंसिडर द रिवर्स प्रोसेस। द हॉट कॉफी गेटिंग इवन हॉटर in a cooler room as a result of heat transfer from the room air. We all know that this process will never take place. अभी हम इसका रिवर्स प्रोसेस लिखते हैं और हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि रूम से हम हीट प्रोवाइड करते हैं, कूल रूम से हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं। एक कूल रूम है और उससे हमने हीट प्रोवाइड कर दिया है और उसके ज़रिए हमने कॉफ़ी को और भी गर्म कर लिया है। तो क्या ये प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा? ये प्रोसेस जो है कभी भी, दिस प्रोसेस विल नेवर टेक प्लेस, ये प्रोसेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। Yet doing so would not violate the first law as long as the amount of energy lost by the air is equal to the amount gained by the hot coffee. अभी अगर हम ये प्रोसेस करते हैं कि हमने क्या कर लिया, अगर हमने इसका रिवर्स प्रोसेस कर लिया और कूल रूम से हमने हॉट कॉफ़ी की तरफ टेम्परेचर, हम क्या कहते हैं कि कूल रूम से हम टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट करके हॉट कॉफ़ी के अंदर दे देते हैं और हॉट कॉफ़ी जो है काफ़ी और भी गर्म हो जाती है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट नहीं कर रही। क्यों वायलेट नहीं कर रही? कि अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस बाय द ईयर इज इक्वल टू द अमाउंट, अगर आप इसका इक्वेशन लिख लें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय द ईयर इज इक्वल टू द एनर्जी गेन बाय द एनर्जी लॉस बाय द ईयर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय द कॉफी। लेकिन ये प्रोसेस जो है कभी भी
दिस प्रोसेस विल नेवर टेक प्लेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वायलेट नहीं कर रही है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में। तो हमने क्या पढ़ा था, कंक्लूजन हमने क्या डिराइव किया था कि प्रोसेस मस्ट सेटिस्फाई द फर्स्ट लॉ टू अकर, कि एक प्रोसेस को अकर होने के लिए फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अभी ये रिवर्स प्रोसेस जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। हाउएवर द सेटिस्फाइंग द फर्स्ट लॉ एलान डज नॉट इंश्योर दैट द प्रोसेस विल एक्चुअली टेक प्लेस। लेकिन फर्स्ट लॉ, अगर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ओबे कर ले, जिस तरह हमारा ये प्रोसेस था, तो हमारे इस प्रोसेस ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे तो कर लिया है, लेकिन हम इधर क्या कह रहे हैं कि ये वाला प्रोसेस जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो इधर हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट लॉ अगर सेटिस्फाई कर भी ले एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो वो प्रोसेस जो है ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसेस एक्चुअली टेक प्लेस कर ले। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। तो process proceed in certain direction and not in the reverse। conclusion of the discussion, अभी हमने जो डिस्कशन कर लिया उसका हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि प्रोसेस प्रोसीड इन ए सर्टन डायरेक्शन। अभी अगर एक हॉट कॉफ़ी थी, अगर एक कप था, ये हमारा एक कप था और इसमें हमारे पास हॉट कॉफ़ी थी, और हमने क्या पढ़ा कि कॉफ़ी से हीट जो है वो रूम में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में प्रोसेस प्रोसीड इन ए सर्टेन डायरेक्शन एंड नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में तो ये हमारे पास एक रूम है, ये हमारे पास रूम है, ये हॉट, ये कप है, तो इस डायरेक्शन में तो ये प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में ये प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगा। तो प्रोसेस प्रोसीड इन ए सर्टेन डायरेक्शन एंड नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। और ये प्रोसेस जो है ये दोनों डायरेक्शन में फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा था, फर्स्ट लॉ को ये दोनों डायरेक्शन में ओबे कर रहा था। ये वाला डायरेक्शन भी फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा था, ये वाला डायरेक्शन भी फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा था। तो the first law take place no restriction on the direction of a process, but satisfying the first law does not ensure that the process can actually occur। अभी ये प्रोसेस जो है ये तो दोनों डायरेक्शन में फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा था, लेकिन सिर्फ फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करना जो है वो एक प्रोसेस हैपन के लिए ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट लॉ जो है ये इंश्योर नहीं करता कि प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में हैपन करेगा या नहीं। तो प्रोसेस हैपन के लिए the inadequacy of the first law to identify whether a process can take place is remedied by introducing another general principle, the second law of thermodynamics। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें ये इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि हमें ये पता चल जाए कि ये वाला प्रोसेस जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट लॉ दोनों पे ओबे कर रहा था, लेकिन सेकंड लॉ जो है वो हमें एक प्रोसेस की डायरेक्शन को सेकंड लॉ हमें एक प्रोसेस डायरेक्शन समझाएगी कि ये वाला प्रोसेस एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो है यहाँ पे ये हमें ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमें कौन सी लॉ बताएगी? डायरेक्शन जो है वो हमें सेकंड लॉ बताएगी कि ये वाला प्रोसेस जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक जनरल डिस्कशन था फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कि हमें सेकंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अब हम मूव ऑन करते हैं यहाँ से। ए प्रोसेस मस्ट सेटिस्फाई बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू प्रोसीड। एक प्रोसेस सेटिस्फाई होने के लिए दोनों फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ज़रूरी है। तो अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ लिया वो सिर्फ इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, जबकि ये वाला डायरेक्शन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन जो है वो बोथ फर्स्ट और सेकंड लॉ को सेटिस्फाई कर रही थी, जबकि ये वाला डायरेक्शन जो है वो सेकंड लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो
तो एक प्रोसेस के लिए, एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि वो फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों ओबे करे, तो तब वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अभी हम इसको थोड़ा और भी मूव ऑन करते हैं यहाँ से। हमने क्या पढ़ा था कि वर्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने क्या पढ़ा था कि वर्क जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। वर्क को हम किसी भी एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी मेड टू अप्रोच ए 100% कन्वर्जन efficiency by elimination of a fraction। हमने क्या पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती तो ये हमें वर्क जो है वो 100% हीट में कन्वर्ट होगी। लेकिन इंडीड वर्क इज ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली इनटू हीट। हमने एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये चीज पढ़ी थी। लेकिन नाउ डिवाइस ए प्रोसेस विच गिव्स ऑलमोस्ट 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई ऐसा प्रोसेस डिजाइन कर लें कि जिसमें वर्क जो है वो 100% हीट में ट्रांसफर होता है, या हीट जो है वो 100% वर्क में ट्रांसफर होता है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे कहेंगे कि सर ये चीज़ जो है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लेस यूजफुल एंड लेस वैल्यूएबल देन इन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वर्क और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम वर्क को हीट में ट्रांसफ़र कर लें और लेट से कि उसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी जो थी वो 70% थी, तो उसी प्रोसेस में अगर हम हीट को वर्क में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी जो है वो क्या करेगी, वो 70% नहीं होगी, बल्कि वो बहुत कम होगी। वो कभी भी 70% नहीं होगी। वो इसलिए कि हीट जो है वो इतना यूजफुल और इतना वैल्यूएबल नहीं है कि उसको हम उतना मैकेनिकल वर्क या उसको उतना ही हम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सके, तो उसकी जो अमाउंट है वो लेस होगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी नहीं होती। एक और ऑब्जर्वेशन हमने क्या पढ़ा था? एक और ऑब्जर्वेशन ये था फर्स्ट लॉ का कि another very important observation, flow of heat between two bodies is always from hotter to cooler body and never in the reverse direction। हीट जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? हीट का नेचुरल डायरेक्शन ये है कि हीट हार्ड बॉडी से कूल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जबकि रिवर्स डायरेक्शन में हीट जो है वो ट्रेवल नहीं करती। तो डज फर्स्ट लॉ गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर? फर्स्ट लॉ जो है ये हमें हीट ट्रांसफर का कि कोई डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करती है? तो उसका आंसर ये है कि नो, नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट टू कूल्ड और वाइस वर्सा। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कूल बॉडी में ट्रांसफर करती है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें ये डायरेक्शन नहीं देती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एनर्जी बैलेंस है। तो डायरेक्शन के लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सिर्फ एनर्जी बैलेंस है। फर्स्ट लॉ सिर्फ एनर्जी बैलेंस है। तो ये हीट जो है नेचुरली फिजिकली हीट की ये डायरेक्शन है, लेकिन ये डायरेक्शन फिजिकली डायरेक्शन ये वाली है, लेकिन ये डायरेक्शन हमें फर्स्ट लॉ प्रोवाइड नहीं करती।
तो इसके लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ गई। अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस जो है उनको समझना है। सबसे पहले डिफिनीशन क्या है? सबसे पहले जो डिफिनीशन है रिजर्वायर के, रिजर्वायर हमारे पास क्या चीज़ है? A hypothetical body with a relatively large capacity that can supply or absorb amount of variable that define capacity without undergoing any change in property that defines capacity। रिजर्वायर हमारे पास क्या है? रिजर्वायर हमारे पास ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी ऑफ एक क्वांटिटी को वो क्या कर सके, वो उसको एब्जॉर्ब कर सके विदाउट चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी। रिजर्वायर हमारे पास क्या है? रिजर्वायर हमारे पास ये है कि वो एक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को, एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को वो एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना आए। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिजर्वायर की डिफिनीशन है कि एक क्वांटिटी को ये एब्जॉर्ब कर सके लेकिन उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना आए, नॉट चेंज इन प्रॉपर्टीज। अभी हम क्या करते हैं? वेरिएबल दैट डिफाइंस कैपेसिटी, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? उस क्वांटिटी को हम हीट कहेंगे। हमने क्या कहा कि ये एक अमाउंट को, एक कैपेसिटी को ये एब्जॉर्ब कर सके और वो अमाउंट या वो कैपेसिटी हमारे पास क्या होगा? वो अमाउंट या वो कैपेसिटी हमारे पास हीट होगी। प्रॉपर्टी दैट्स डिफाइन दैट कैपेसिटी इज टेम्परेचर। हम क्या कहेंगे? अगर हम अभी रिजर्वायर की डिफिनीशन करेंगे तो हम रिजर्वायर की डिफिनीशन इस तरह करेंगे कि ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब कर ले और इसकी कैपेसिटी में कोई चेंज ना आए। और कैपेसिटी क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना आए। तो वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी, रिजर्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी टेम्परेचर है। तो और इस रिजर्वायर को हम क्या कहेंगे? ये रिजर्वायर हमारे पास थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होगा। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की क्या डिफिनीशन हो गई कि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर ले लेकिन उसके टेम्परेचर पे कोई असर ना पड़े, तो वो हमारे पास थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या है? लार्ज बॉडीज जो है, ओशियन, लेक्स, रिवर्स, ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास नेचुरल थर्मल रिजर्वायर्स है। फिर कंट्रोल थर्मल रिजर्वायर हमारे पास इंडस्ट्रियल फर्नेस वगैरह हमारे पास कंट्रोल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स है। फिर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में हमारे पास एक सोर्स होता है और एक हमारे पास सिंक होता है। सोर्स क्या है? सोर्स वो है कि जो हीट सप्लाई करे, और सिंक क्या है? सिंक वो है कि जो हीट को एब्जॉर्ब करे। थर्मल रिजर्वायर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स उसके क्या है? एक सोर्स है और एक सिंक है। सोर्स क्या करेगी? सिंक तो एक अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन सोर्स क्या करेगी? सोर्स जो है वो एक अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई करेगी, एक अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करेगी। अभी which one of these two processes are possible as per your experience? हमारे पास एक स्पिंडल है और उस स्पिंडल को हम रोटेट कर रहे हैं वाटर में। तो वो स्पिंडल क्या करेगी? वो एनर्जी जनरेट कर रही है, वो वर्क कर रही है और वो वर्क जो है, वो वर्क एज ए हीट जो है बाहर जा रही है। और दूसरा प्रोसेस क्या है? हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस हमारे पास अकर करती है
ये प्रोसेस हमारे पास अकर करती है। अगर एक शाफ्ट है उसको हम रोटेट कर रहे हैं, उस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे एनर्जी जनरेट करेगी और वो एनर्जी जो है वो एज ए हीट बाहर की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक शाफ्ट है, वो रुका हुआ है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, और हम कहते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि एक्सटर्नल हीट जो है मैं वाटर में एंटर करता हूँ विदाउट एनी वर्क इन द शाफ्ट, तो आप मुझे कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। ये प्रोसेस जो है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, और ये प्रोसेस जो है ये हैपन है, ये एग्जिस्ट करती है। तो devices which make such cases possible are called, तो ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस प्रोसेस को एग्जिस्ट करने के लिए मुझे कुछ डिवाइसेस चाहिए कि इस प्रोसेस को मैं एग्जिस्ट कर लूँ, इस प्रोसेस को मैं हैपन कर लूँ। और उन डिवाइसेस को मैं क्या कहता हूँ, वो डिवाइसेस मेरे पास क्या होते हैं, वो मेरे पास हीट इंजन्स, वो डिवाइसेस मेरे पास हीट इंजन्स है कि जो इन प्रोसेसेस को हैपन कर लें। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम हीट इंजन्स को पढ़ेंगे कि हीट इंजन्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स बट ऑल हैव सम कॉमन फीचर्स। बहुत से टाइप्स के हीट इंजन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सारे के सारे जो है उसमें ये फिनोमेना जो है, ये वाली फिनोमेना जो है, ये कॉमन फिनोमेना, ये हर एक हीट इंजन की फिनोमेना है। हीट इंजन क्या करती है, हीट इंजन जो है वो दो थर्मल रिजर्वायर्स के दरमियान जो है वो अपना काम करती है। दो थर्मल रिजर्वायर्स हमारे पास क्या होते हैं, एक थर्मल रिजर्वायर हमारे पास सोर्स होता है जो कि क्या करती है, मैंने आपको बता दिया कि सोर्स जो है वो एनर्जी सप्लाई करेगी। ये ब्लैक हमारे पास एक हीट इंजन है, तो ये थर्मल रिजर्वायर क्या कर रही है, ये हीट इंजन को थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रही है। हीट इंजन उस थर्मल एनर्जी को यूज करती है और एक आउटपुट वर्क हमें प्रोवाइड करती है, जबकि बाकी की जो थर्मल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वो वेस्ट कर जाती है और वो कहाँ पे चली जाती है, वो सिंक में, सिंक जो है उस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और रिटर्न्स टू द रिजेक्ट, फिर क्या करती है, जब एनर्जी यहाँ पे आ जाती है तो रिटर्न टू द सेम इनिशियल स्टेट आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव 3 टास्क। जब ये तीनों टास्क कंप्लीट हो जाए तो फिर हीट इंजन क्या करती है, अपनी इनिशियल स्टेट पे दोबारा आ जाता है। और हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हीट इंजन जो है एक थर्मोडायनामिक साइकिल के साथ ऑपरेट करता है। डिवाइसेस विच प्रोड्यूस वर्क but do not operate in a thermodynamic cycle, they operates on a mechanical cycle। वो डिवाइसेस जो थर्मोडायनामिक साइकिल पे ऑपरेट नहीं करते, तो वो वाले डिवाइसेस जो है वो मैकेनिकल साइकिल पे ऑपरेट करते हैं। हीट इंजन्स एंड अदर cyclic devices usually involve a fluid to and from which heat is transferred while undergoing a cycle. This fluid is called working fluid। हीट इंजन्स और दूसरे साइकिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक वर्किंग फ्लूइड पे ऑपरेट करते हैं, वो एक फ्लूइड पे ऑपरेट करते हैं और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम वर्किंग फ्लूइड कहते हैं। इसको हम आगे वर्किंग फ्लूइड आगे हमारे पास बहुत जगह पे आएगा, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। लेकिन आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि हीट इंजन जो है वो दो एनर्जी सोर्सेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, और दो एनर्जी सोर्सेस, दो थर्मल रिजर्वायर्स के दरमियान एनर्जी सोर्सेस नहीं, दो थर्मल रिजर्वायर्स के दरमियान ऑपरेट करती है हीट इंजन। और एक थर्मल रिजर्वायर हमारे पास सोर्स होता है, दूसरा थर्मल रिजर्वायर हमारे पास सिंक होता है। हीट इंजन
हीट इंजन जी, हीट इंजन जो है वो सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, हमें आउटपुट वर्क देती है, और बाकी की जो थर्मल एनर्जी है वो क्या करती है, वो सिंक में चली जाती है, सिंक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हीट इंजन हमारे पास। अभी थर्मोडायनामिक साइकिल और मैकेनिकल साइकिल को हम पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक साइकिल हमारे पास क्या है, सेम वर्किंग फ्लूइड रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट आफ्टर कंप्लीटिंग वेरियस प्रोसेस। थर्मोडायनामिक साइकिल हमारे पास कौन सा साइकिल होता है, थर्मोडायनामिक साइकिल में हम क्या करते हैं कि एक वर्किंग फ्लूइड हम यूज करते हैं, उस वर्किंग फ्लूइड को यूज करके थर्मोडायनामिक साइकिल क्या करता है, हमें वर्क प्रोवाइड कर लेती है, हमें आउटपुट वर्क प्रोवाइड कर लेती है, और दोबारा वो फ्लूइड जो है वो इनिशियल स्टेट पे चला जाता है, और उस फ्लूइड को हम फिर क्या करते हैं, जब दोबारा हम उसको यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेशन में हम क्या यूज करते हैं, वर्किंग फ्लूइड हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेंट, हम रेफ्रिजरेंट को यूज करते हैं, और उसी रेफ्रिजरेंट को हम बार बार यूज करते हैं, और उससे हम कूलिंग लेते हैं। नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर्स का ऑपरेशन है। जबकि मैकेनिकल साइकिल हमारे पास क्या है, मैकेनिकल साइकिल हमारे पास क्या होते हैं, मैकेनिकल साइकिल में हम वर्किंग फ्लूइड को यूज कर लेते हैं, सिस्टम जब इनिशियल स्टेट पे चला जाता है, जब सिस्टम इनिशियल स्टेट पे चला जाता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, जब दूसरे साइकिल के लिए वो ऑपरेट करता है तो हम क्या करते हैं, हम वर्किंग फ्लूइड जो है हम नए फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं, जिस तरह इंजन्स में होता है। पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या हो रहा होता है, पेट्रोल और डीजल इंजन में हम पेट्रोल और डीजल को क्या कर रहे होते हैं, पेट्रोल और डीजल जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो हर वर्किंग साइकिल के साथ हम क्या करते हैं, नया पेट्रोल या नया डीजल हम उसमें इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इनिशियल स्टेट पे जब चला जाता है तो उसमें हम नया जो वर्किंग फ्लूइड है तो हम क्या करते हैं, उसको हम फ्रेश वर्किंग फ्लूइड से रिप्लेस कर देते हैं। तो इन दोनों में नॉर्मली जो हमारा थर्मोडायनामिक साइकिल और मैकेनिकल साइकिल का डिफरेंस जो है, तो डिफरेंस इसका क्या है, वर्किंग फ्लूइड का डिफरेंस है कि इनिशियल स्टेट पे तो दोनों साइकिल्स चले जाते हैं, लेकिन जब ये साइकिल दोबारा ऑपरेट करता है तो इसके लिए नया वर्किंग फ्लूइड रिक्वायर्ड होता है, जबकि थर्मोडायनामिक साइकिल में वर्किंग फ्लूइड जो है वो दोबारा रिक्वायर्ड नहीं होता, उसी वर्किंग फ्लूइड को हम बार बार यूज कर रहे होते हैं। अभी ये स्टीम पावर प्लांट है, और स्टीम पावर प्लांट हमारे पास किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक हीट इंजन का एग्जाम्पल है। हमने क्या कहा, ये हमारे पास एक स्टीम पावर प्लांट है, और स्टीम पावर हमने क्या पढ़ा था कि हीट इंजन क्या है, स्टीम पावर प्लांट हमारे पास ये एक हीट इंजन है, और ये क्या कर रहा है, ये दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स के दरमियान ऑपरेट कर रहा है, और दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स हमारे पास क्या हैं, दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हमारे पास एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट हमारे पास थर्मल रिजर्वायर से इसके, क्योंकि हम जो हीट इंजेक्ट करते हैं तो वो फर्नेस से हम हीट इंजेक्ट करते हैं, और एटमॉस्फेयर में उसको क्या करते हैं, उसको एटमॉस्फेयर उस हीट को हैंग कर लेती है। तो स्टीम पावर प्लांट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, स्टीम पावर प्लांट एक हीट इंजन का एग्जाम्पल है, और वो क्या कर रही है, वो एक दो एनर्जी रिजर्वायर के दरमियान ऑपरेट कर रही है। एक थर्मल रिजर्वायर हमारे पास फर्नेस है, फर्नेस से हम क्या कर लेते हैं, फर्नेस में हम एक बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर लेते हैं, उस हीट को हम बॉयलर में इंजेक्ट कर लेते हैं। वर्किंग फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, स्टीम, इधर स्टीम जो है
वो हमारे पास वर्किंग फ्लूइड है और उसी स्टीम को हम बार बार ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो बॉयलर में हम वो एनर्जी इंजेक्ट करते हैं फर्नेस से। बॉयलर क्या कर लेता है, बॉयलर पानी को उबाल लेता है